हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पीटर और स्वॉर्ड घोस्ट के दरमियान में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी और पीटर ने स्वॉर्ड घोस्ट के हाथ को काट दिया था। लेकिन इसी के साथ एपिसोड के लास्ट में हमें पता चला था कि स्वॉर्ड घोस्ट तो असलियत में एक रियल डिसाइपल है ही नहीं, बल्कि जो पर्सन रियल डिसाइपल है वो और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड घोस्ट का सबऑर्डिनेट काइगा है, जो कि असलियत में रियल साइमन है और स्वॉर्ड घोस्ट सिर्फ उसके टाइटल को ही यूज कर रही है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काइगा और पीटर की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है और ये बहुत ही तेजी के साथ अपने पंचेस को एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाते हैं। और इसी के साथ पीटर काइगा को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन के मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसका फाइटिंग पैटर्न बिल्कुल ही अजीब है और इससे फाइट करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कराटे यूज कर रहा है, लेकिन इसका फाइटिंग स्टाइल कराटे नहीं है। तो आखिर इसका फाइटिंग स्टाइल क्या है? और इसी के साथ पीटर काइगा को देखते हुए सोच रहा होता है, इसने अपनी बॉडी के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा ओपनिंग्स दी हुई हैं और मैं अटैक्स करके इसे बहुत ही आसानी के साथ किल कर सकता हूँ। लेकिन रियल प्रॉब्लम तो ये है कि अभी कुछ देर पहले जब मैंने इसके ऊपर अटैक्स किए थे तो इसने बिना किसी मार्शल आर्ट को यूज किए बहुत ही आसानी से मेरे तमाम अटैक्स को रोक लिया था और जब मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा था तो ये बहुत ही आसानी से मेरे इन अटैक्स को डॉज कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक इंसान से नहीं बल्कि मैं एक एनिमल से फाइट कर रहा हूँ जो कि दूसरे एनिमल्स के फाइटिंग पैटर्न को भी जानता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, जिस तरीके से ये पर्सन फाइट कर रहा है इसका साफ मतलब यही है कि इसने अपने फाइटिंग पैटर्न को खुद तैयार किया है। ये पर्सन एक रियल जीनियस है जिसे किसी भी मार्शल आर्ट को सीखने की जरूरत नहीं है। और सच बताऊं तो अब तो इस पर्सन से फाइट करने के लिए मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। और इसी के साथ पीटर अपनी पॉकेट में से कोई चीज निकाल रहा होता है और हम देखते हैं कि ये असलियत में कुछ कार्ड्स होती हैं जिनके जरिए पीटर ने काइगा के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन काइगा ने इन तमाम कार्ड्स को बहुत ही आसानी से जंप करके डॉज कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो एक चेन के साथ काइगा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काइगा इसे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। लेकिन इसी वक्त पीटर बहुत ही तेजी से काइगा के पास आ गया होता है और वो उसे बहुत ही जोरदार किक मारता है, लेकिन काइगा भी अपने किक के साथ पीटर के इस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइगा भी पीटर की इस फाइटिंग स्टाइल से काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ये दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है, ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुझे हरा पाएगा, क्या मुझे उसे इस्तेमाल करना चाहिए? और दोस्तों, यहाँ पर काइगा किस चीज के बारे में सोच रहा है ये हमें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। लेकिन इसी वक्त पीटर काइगा से बोलता है, तुम्हें फाइट करना नहीं आता या फिर तुमने कभी फाइट करना सीखा ही नहीं है। तुम्हारा डिफेंस और अटैकिंग स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने इस स्टाइल को खुद तैयार किया है। और पीटर की ये बातें सुनकर काइगा काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम स्वॉर्ड घोस्ट की शैडो में छुपे हुए हो? यहाँ तक कि तुमने अपना टाइटल साइमन वो भी स्वॉर्ड घोस्ट को दे दिया है, तो आखिर इसका रियल रीजन क्या है? क्या कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें सप्रेस कर रही है? लेकिन हम दे देंगे काइगा पीटर का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और इस वक्त बिल्कुल खामोश होता है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें रोड पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनमें एक पर्सन एक स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी हुई होती है और वो लीडर अपने लोगों से पूछ रहा होता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और इन लोगों को इतने बुरे तरीके से किसने मारा है? तो इस लीडर का सबऑर्डिनेट उससे बोल रहा होता है, सर ये लोग हमारे काम में टांग अड़ा रहे थे तो हमने अपने कुछ लोगों को इनके साथ निगोशिएट करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था कि हमारे पीपल्स इन्हें इतनी बेदर्दी के साथ मार डालेंगे। तो ये सुनकर वो लीडर बोल रहा होता है, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं जानता हूँ इन्हें हमारे किसी भी पर्सन ने किल नहीं किया है और यहाँ पर जितने भी लोगों को किल किया गया है उन सभी को किसी एक पर्सन ने किल किया है, क्योंकि हर एक पर्सन को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से किल किया गया है। चलो अब बताओ आखिर इन सभी लोगों को किस पर्सन ने किल किया है? तो ये सुनकर वो पर्सन अपने लीडर से बोल रहा होता है, सर अगर मैं आपको सच बताऊं तो इन लोगों को हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर ने किल नहीं किया है। तो ये सुनकर वो पर्सन गुस्से में बोलता है, अगर इन लोगों को हमारी फैमिली के किसी मेंबर ने किल नहीं किया तो आखिर इन्हें किसने किल किया है? क्या इसके पीछे किसी और फैमिली का हाथ है? तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, सर असलियत में जिस पर्सन ने इन लोगों को किल किया है वो और कोई नहीं बल्कि आपका स्लेव है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, क्या? आखिर वो कौन है? इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि कोई पर्सन एक स्टोर से कुछ टिश्यूज को खरीद रहा होता है
और स्टोर पर जो लड़का मौजूद होता है वो इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और इसी के साथ वो सबऑर्डिनेट अपने लीडर को बोलता है, सर जिस पर्सन ने इन लोगों को किल किया है वो और कोई नहीं बल्कि आपका स्लेव काइगा है। और इसी के साथ हमें काइगा को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्लड लगा हुआ होता है और इसी चीज की वजह से वो स्टोर वाला लड़का काइगा से काफी ज्यादा घबराया हुआ था। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी शॉर्ट सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लीडर अपने सबऑर्डिनेट से बोल रहा होता है, मैं जानता नहीं था कि काइगा इतना ज्यादा टैलेंटेड हो चुका है और जैसे तुमने बताया है कि काइगा नॉर्मल ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है और तुम लोग उसे एक किलिंग मशीन कहते हो। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि काइगा ने कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है। तो ये सुनकर वह सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है, सर ये सच में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है और सच बताऊं तो काइगा सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है और अभी तक की मौजूद तमाम यंग जनरेशन में से काइगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि काइगा आगे चलकर हमारी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि काइगा हम लोगों का सिर्फ एक स्लेव है और उसे यहाँ पर आप ही लेकर आए थे। तो इस पर्सन की बात सुनने के बाद वो लीडर उसे एक कीड़े के बारे में बताते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो फ्लिया एक ऐसा कीड़ा है जो कि 200 मीटर तक जंप कर सकता है, लेकिन अगर उसी कीड़े को एक जार के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो 200 क्या बल्कि 2 मीटर तक जंप लगाना भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही काइगा की स्टोरी है और काइगा जब तक हमारा स्लेव है वो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे हमेशा ही अपने मास्टर को फॉलो करना होगा और अगर कभी भी उसने हमसे गद्दारी करने के बारे में सोचा तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और वह कीमत उसकी लाइफ है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर काइगा भी मौजूद होता है जो कि इनकी इन तमाम बातों को सुन लेता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि काइगा के सामने एक छोटी सी लड़की मौजूद होती है जिसके कानों को काइगा ने बंद किया हुआ होता है ताकि वो कुछ भी नहीं सुन पाए। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर काइगा से बोल रहा होता है, मैं तुम्हें देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुमने अपनी पूरी लाइफ को बहुत ही ज्यादा सप्रेशन में जिया है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम स्वॉर्ड घोस्ट के लिए इतने ज्यादा ओबीडियंट बने हुए हो और तुम अपने मास्टर को ही फॉलो क्यों करना चाहते हो, क्या इसका कोई रीजन है? लेकिन ये सुनकर काइगा कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो, तुम मरोगे। और इसी वक्त काइगा जंप कर बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में ही दोबारा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस वक्त काइगा जंप करके पीटर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन पीटर ने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया होता है और वो काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, अगर मैं देखूँ तो काइगा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और भले ही काइगा को मार्शल आर्ट्स नहीं आती, लेकिन इस वक्त काइगा के बॉडी के अंदर से जो पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा है वो मुझे ये साफ साफ बता रहा है कि काइगा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है जिसे रोकना इम्पॉसिबल है। और अब इस चीज का तो मुझे अंदाजा हो चुका है कि काइगा सिर्फ एक बार मुझे पकड़ना चाहता है और अगर इसे मुझे पकड़ लिया तो ये मेरी बॉडी को 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। लेकिन इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जिसे काइगा मुझसे छुपा रहा है, लेकिन आखिर वो क्या चीज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वॉर्ड घोस्ट की तरह काइगा भी अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को छुपा रहा है जिसे वो एक सही टाइम पर इस्तेमाल करने वाला है। और इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है, इस लड़के से फाइट करते हुए मैंने इस चीज को तो नोटिस कर लिया है कि जब भी मैंने इसे कोई भी ओपनिंग दी है इसने उस ओपनिंग को मिस नहीं किया है, बल्कि इसने फौरन मेरे ऊपर अटैक किया है। वो तो मैंने ही इसके अटैक्स को डॉज कर लिया, वरना इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर वो अटैक किए थे और मैं इसे उस वक्त हरा सकता हूँ अगर मैं इसे कोई ओपनिंग देकर उसका फायदा उठाऊं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ काइगा को ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ये देखकर काइगा सोच रहा होता है, मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा जैसे मैंने उसे ओपनिंग दी है, लेकिन मैं उस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ अपनी एक चेन के साथ काइगा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन काइगा ने बहुत ही तेजी के साथ पीटर को सर को पकड़ लिया होता है और वो पीटर के सर पर बहुत ही जोर से अपनी किक को मार देता है। लेकिन इससे बाद काइगा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है, व्हाट, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और हम देखते हैं कि असलियत में पीटर तो यहाँ पर होते नहीं है और ये देखकर काइगा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन अचानक से गायब कैसे हो गया जबकि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसके हेड को पकड़ लिया था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि काफी ज्यादा चेन्स आकर काइगा को लिपट जाती हैं और वो चेन्स काइगा की गर्दन में काफी तेजी से कस जाती हैं और ये देखकर काइगा भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो इन चेन्स को अपनी गले को दबाने से रोक रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, आखिर ये हुआ क्या, अचानक से ये तमाम चेन्स मेरी गर्दन में कैसे आ गई? और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, शिट,
जब वो पर्सन मेरे ऊपर चेन्स के साथ अटैक कर रहा था तो उसका प्लान एक ट्रैप को क्रिएट करना था और मैं उस ट्रैप में फंस चुका हूँ। इसी के साथ पीटर उससे बुरा होता है, तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ही ज्यादा शार्प हैं, लेकिन जब तुम अपनी सोचों में मसरूफ थे उस वक्त मैंने ये प्लान बना लिया था। और हाँ, अब इतना ज्यादा रेजिस्ट करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही रेजिस्ट करते रहे तो तुम्हें मरने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी और मैं किसी भी पर्सन को अपने सामने फांसी पे लटकते हुए इतनी ज्यादा तकलीफ में नहीं दे सकता। तेज सुनकर काइगा बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई है। और इसी वक्त हम देखते वो एक्समैन की तरह अपने हाथों में से 3 छुरियां निकालता है जिनके ऊपर उसका ब्लड लग जाता है। और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये इनके साथ क्या करने वाला है। इन ब्लेड्स के साथ इस चेन को काटना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इस वक्त हम देखते कि काइगा ने जैसे ही उन ब्लेड्स को उन चेन्स के साथ टच किया होता है वो फौरन ही ब्रेक हो जाती है और काइगा आसानी से जंप करके नीचे आ जाता है। और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस चीज को पहले भी देखा है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है जब ऑक्शन हाउस के अंदर उन 2 बॉडीगार्ड्स ने स्टेज पर जाने की कोशिश की थी तो इस पर्सन ने उन बॉडीगार्ड्स के फेस को टच किया था और मुझे लगा था कि इसने उस वक्त किसी पॉइजन को यूज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। और इसकी वजह यह है कि इस पर्सन के पास लोगों के साथ साथ चीजों को भी मेल्ट करने की पावर है। और इसी के साथ पीटर काइगा को देखते हुए सोच रहा होता है ये पर्सन इंसान के साथ साथ किसी भी चीज को मेल्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर इसने एक बार भी मेरी बॉडी को टच कर लिया तो ये मेरी पूरी बॉडी को ही मेल्ट कर डालेगा जिससे मेरी डेथ हो जाएगी। इसका साफ मतलब यही है कि मैं इस पर्सन को अपने करीब आने नहीं दे सकता। इसी के साथ काइगा बोलता है मैं जानता हूँ इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन इस बार जब तक तुम कोई प्लान बनाओगे मैं तुम्हें किल कर चुका हूँगा। और इस वक्त काइगा बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि काइगा पीटर के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो अपने हाथ को पीटर के फेस के ऊपर लगाने ही वाला होता है। लेकिन इस वक्त काइगा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, ये कमीना जितना दिखता है ये उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइगा ने जब पीटर के फेस के ऊपर अटैक किया था पीटर ने बहुत ही आसानी से काइगा के हाथ को पकड़ लिया था। और इसी के साथ पीटर काइगा के हैंड को देख रहा होता है और ये देखकर काइगा सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है। मैं जानता हूँ इसने जानबूझकर मेरे हाथ को डॉज करने की कोशिश नहीं की और अभी इस पर्सन ने ऐसे प्रिटेंड किया था जैसे ये मेरे हाथ को डॉज नहीं कर सकता। और जैसे ही मैं इसके फेस को टच करने वाला था इसने बहुत ही आसानी से मेरे हाथ को पकड़ लिया। और इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि काइगा ने अपने हाथ के ऊपर कट लगाया हुआ होता है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन को लगता क्या है, क्या ये इतनी आराम से मेरे हाथ को पकड़ सकता है, क्या इसे लगता है कि मैं इसका कोई फ्रेंड हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि काइगा अपने राइट हैंड के साथ किम को एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, लेकिन पीटर इस अटैक को भी बहुत ही आसानी के साथ जंप करके डॉज कर लेता है और वो काइगा से काफी ज्यादा पीछे आ गया होता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है मैं जानता था ये पर्सन अपनी बॉडी के साथ किसी को भी मेल्ट नहीं कर सकता, बल्कि इसकी पावर का जो रियल रीजन है वो इसका ब्लड है, क्योंकि इस पर्सन का ब्लड पॉइजन से भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इस पर्सन की एक बूंद भी अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर चली जाए तो वो उस पर्सन को मारने के लिए काफी है। जिसके बाद पीटर काइगा से बोलता है क्या तुमने अपने ब्लड के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, आखिर किसी नॉर्मल ह्यूमन के पास इस तरह का ब्लड कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम अपने ब्लड के साथ सिर्फ स्टील को ही नहीं बल्कि एक इंसान की बॉडी को भी बहुत ही आसानी के साथ मेल्ट कर सकते हो। और ये सुनकर काइगा बोल रहा होता है मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो, लेकिन अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम्हें मुझे कैप्चर करना होगा और ये तुम नहीं कर सकते। और इस वक्त काइगा बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्पीड के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन पीटर इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि जब भी काइगा का ये अटैक किसी दीवार को लग रहा होता है तो वो दीवार भी मेल्ट हो रही होती है। और ये देखकर पीटर सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, एक तो ये पर्सन इतना ज्यादा फास्ट है और अब तो इसका ब्लड भी मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है। और इसका साफ मतलब यही है कि अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे इसके तमाम अटैक्स को ही डॉज करना होगा। और हम देखते हैं कि काइगा बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और पीटर बस इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त पीटर काइगा के हाथों को पकड़ लेता है और वो बोलता है मैं तुमसे यही सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तो मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो, तुम पॉइजन लेपर्ड सेक्ट के वारिस हो। और ये सुनकर काइगा अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है व्हाट, आखिर इस पर्सन को मेरे बारे में कैसे पता है। और पीटर बोल रहा होता है मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना, लेकिन आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो जबकि तुम्हारे सेक्ट को तो आज से कई सालों पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और तुम्हारी फैमिली के हर एक मेंबर को किल कर दिया गया था। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइजन लेपर्ड फार्म मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और यहाँ पर उनकी बिल्डिंग को आग
लगा दी गई होती है और हमें यहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें हम उसी स्वॉर्ड सेक्ट लीडर को देखते हैं जिसने काइगा को अपना स्लेव बनाया हुआ था। वो बोल रहा होता है, आज हमने पॉइजन लेपर्ड पाम सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब हमारा कोई भी दुश्मन नहीं रहा। तो ये सुनकर उसका सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है, सर आपको बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, क्योंकि आज आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन सर, जैसा आपने बोला था, हमने तमाम न्यूबॉर्न बेबीज को पॉइजन के मटकों के अंदर डाल दिया था, लेकिन एक बच्चा अभी भी जिंदा है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि पॉइजन लेपर्ड पाम सेक्ट के लीडर का बेटा है और वो बच्चा भी अपने बाप की तरह पॉइजन के साथ मुकम्मल तौर पर इम्यून है। आखिर हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या हम उसे भी किल कर दें? लेकिन हम देखते हैं कि वो लीडर इस बच्चे को किल नहीं करता और वो सोच रहा होता है, इस बच्चे के फादर ने अकेले ही बहुत ही ज्यादा लोगों को किल किया था और उसने इस पॉइजन लेपर्ड सेक्ट को बनाया था और आज उसका बच्चा मेरे सामने मौजूद है। लेकिन मुझे इस बच्चे को किल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चा मेरे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। जिसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के दौरान कुछ बच्चे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन काइगा ने इन सभी लोगों को हरा दिया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पैर के ऊपर काइगा का ब्लड लग गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से मेल्ट हो रही होती है। और ये देखकर काइगा भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काइगा के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, इस बेवकूफ काइगा को यहाँ से निकाल दो। इसे हमने कितनी बार बताया है कि इसका ब्लड कितना ज्यादा खतरनाक है और अगर ये किसी भी ह्यूमन बॉडी को टच करता है तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता और हम देखते हैं कि काइगा भी इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो उस बच्चे से माफी मांग रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लीडर भी मौजूद होता है जो कि काइगा को देखते हुए सोच रहा होता है, काइगा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसी के साथ उसके पास एक स्पेशल सीक्रेट भी है जो कि और कुछ नहीं बल्कि उसका पॉइजनस ब्लड है और उसके दुश्मन को मारने के लिए उसका ब्लड ही काफी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन कुछ बच्चों को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ जब यहाँ पर काइगा आया होता है तो उसका टीचर उसे यहाँ से भगा देता है और वो कह रहा होता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने पहले भी बहुत ही ज्यादा बच्चों को इंजर्ड कर दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आज से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी है तो तुम जाकर अकेले में ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन आज के बाद कोई भी पर्सन तुम्हें मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करवाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काइगा बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक दरख्त के ऊपर बहुत ही ज्यादा पंचेस मार रहा होता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर क्यों? आखिर सभी लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्या इस सब की वजह यह है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक स्लेव हूँ, इसलिए कोई भी पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता और सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइगा के पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि काइगा ने उस दरख्त को भी तोड़ दिया होता है। लेकिन इसी वक्त काइगा देखता है कि जमीन के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया पड़ी हुई होती है जो कि उसी दरख्त में से नीचे गिरी थी। तो इस चिड़िया को देखकर काइगा उससे बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये पेड़ तुम्हारा घर है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक और पेड़ के ऊपर रखाता हूँ। और काइगा उस चिड़िया को उठाकर एक दरख्त के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि जब वो उस पेड़ के ऊपर आ जाता है तो वो उस चिड़िया से बोलता है, लो हम पेड़ के ऊपर आ गए हैं, अब तुम आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो। लेकिन जैसे ही वो उस चिड़िया को देखता है तो हम देखते हैं कि काइगा की ब्लड की वजह से वो चिड़िया मेल्ट हो चुकी होती है। तो ये देखकर काइगा को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और इसी के साथ वो रोना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझसे प्यार करता है और सभी मुझसे नफरत करते हैं। और मेरे ब्लड की वजह से तो मेरे टीचर ने भी अब मुझे मार्शल आर्ट सिखाने से मना कर दिया है और वैसे भी इस फैमिली के अंदर मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है और सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि काइगा को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह सोच रहा होता है, मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि इनमें से अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और इन सभी लोगों को मुझसे डर लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक काइगा को इस चीज के बारे में पता नहीं है कि वो लोग जिन्होंने काइगा की फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था वो और कोई नहीं बल्कि यही सेक्ट है जिसके अंदर वो इस वक्त रह रहा है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर काइगा से बोल रहा होता है, आखिर तुम वॉन्डरिंग घोस्ट क्लेन के अंदर कर क्या रहे हो, जबकि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये सुनकर काइगा बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो ये सुनकर काइगा बोल रहा होता है, मुझे अपने बारे में जानने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ बताने का इतना ही ज्यादा शौक है तो अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम पीटर के डिसाइपल हो।
तो ये सुनकर पीटर बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो? अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और इस वक्त पीटर काइगा के फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और वो उसे काफी ज्यादा दूर कर देता है। लेकिन इसी के साथ काइगा बहुत ही तेजी के साथ दोबारा से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और काइगा के ऊपर अटैक करते हुए पीटर सोच रहा होता है, काइगा से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसका ब्लड मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। और अगर मुझे काइगा को हराना है तो मुझे इसके पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना होगा, और इसके लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत है और मुझे उन चीजों को तलाश करना होगा। ऐसे वक्त हम देखते कि काइगा पीटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लेकिन काइगा का अटैक जिस भी जगह पर लग रहा होता है, काइगा उस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और इसी वक्त काइगा किम को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से किम उड़ता हुआ उस शिप के एक रूम के अंदर आ चुका होता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। मुझे जब भी काइगा के ऊपर अटैक करने का मौका मिलता है, उसके ब्लड की वजह से मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि पीटर को यहाँ पर कुछ चीजें नजर आती है। इसी वक्त हम काइगा को देखते हैं, जो कि उस एरिया को तोड़ते हुए इस कमरे के अंदर एंटर हो गया होता है। और इसी के साथ वो पीटर से बोल रहा होता है, अगर तुम मुझे अपने बारे में बता देते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा आसान मौत दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रेजिस्ट करते रहे तो अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं, जो कि अपने हैंड्स को रिलैक्स करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारा ये डायलॉग तो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन सच बताऊं तो तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ कुछ चीजों की जरूरत थी और अब वो मुझे मिल चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा मुझसे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये सुनकर काइगा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो बोलता है, हे क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ और हम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सीरियस फाइट कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असलियत में पीटर ने यहाँ पर एक मॉब को पकड़ा हुआ होता है, जिसके साथ फर्श के ऊपर पोंछा लगाया जाता है। लेकिन इसी के साथ पीटर हंसता हुआ बोलता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा, तुम मेरे कोई दोस्त तो नहीं हो, मैं सच कह रहा हूँ, ये वेपन तुम्हें हराने के लिए काफी है। तो पीटर की बात सुनकर काइगा बोल रहा होता है, मैं समझ चुका हूँ, तुम इस मॉब के साथ मेरे ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करने वाले हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ही आसानी से इस मॉब को पीसेस में कट कर सकता हूँ, तो आखिर तुमने इस मॉब को ही चूज क्यों किया है? तो ये सुनकर पीटर बोलता है, ये मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताने वाला, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर फाइट के लिए रेडी हो गया होता है। और इसी वक्त हम काइगा को देखते हैं, जो कि पीटर को देखते हुए सोच रहा होता है, ये पर्सन फाइटिंग में जितना ज्यादा शार्प है, इसका माइंड भी उतना ही ज्यादा शार्प है, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि जब भी ये फाइट कर रहा होता है, ये उस फाइट के रिजल्ट्स को पहले ही डिसाइड कर चुका होता है, और फाइट्स के दौरान ये जो कुछ भी करता है वो सभी इसके प्लान का हिस्सा होता है। तो आखिर अब ये इस मॉब के साथ क्या करने वाला है, कहीं ये भी तो इसका कोई प्लान तो नहीं। लेकिन इस वक्त पीटर ने काइगा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम्हें इस बारे में खुद पता चल जाएगा। और हम देखते कि काइगा पीटर के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये बात तो मैं जानता था कि इस मूव को लॉन्ग रेंज अटैक के लिए यूज करना चाहता है, ताकि मैं इसके ऊपर अटैक ना कर पाऊँ, लेकिन कैसे सच में लगता है कि इसका ये मॉब मुझे रोक पाएगा। और इसे काइगा बहुत ही तेजी के साथ पीटर के करीब चला जाता है और वो पीटर के फेस पर अपने पंच के साथ अटैक करता है, लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से इसे डॉज कर लेता है और वो हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने कभी एक छोटे से जाल के जरिए एक बड़ी मछली को पकड़ा है? शायद तुम नहीं जानते, लेकिन अभी अभी मैंने एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ लिया है। और हम देखते कि पीटर उस मोब की रस्सियों के जरिए काइगा के हाथ के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो उस डंडे को घुमाकर उन रस्सियों को काइगा के हाथ में लिपेट देता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि काइगा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस मोब के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अपनी किक के साथ अटैक करता है, लेकिन पीटर ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि एक मोब के जरिए तुम मुझे हरा पाओगे? तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ नहीं बन रहे हो? लेकिन ये सुनकर पीटर बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर काइगा बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो, इसलिए अब बस खामोश रहो और चुपचाप मेरे हाथों से मर जाओ। और इसी वक्त काइगा बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी वक्त पीटर बोलता है, आखिर तुम जमीन के ऊपर क्यों गिर गए? क्या तुम भूल गए हो हम यहाँ पर एक काफी ज्यादा सीरियस फाइट कर रहे हैं, और अगर तुम बच्चों की तरह जमीन पर गिरते रहे तो हम फाइट कैसे करेंगे? लेकिन ये सुनकर काइगा बोल रहा होता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरे हैंड्स इतने ज्यादा क्यों जल रहे हैं? और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके हाथ काफी
ज्यादा जल रहे होते हैं। जिसके बाद पीटर काइगा से बोलता है तुम्हारे ब्लड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है और तुम्हारा ब्लड बिल्कुल एसिड की तरह काम करता है, लेकिन तुम्हारे ब्लड की एक वीकनेस भी है जो तुम्हें पता नहीं है कि अगर कभी भी किसी एसिड के अंदर डिटर्जेंट को मिला दिया जाए तो इससे एक काफी ज्यादा जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इंसान की बॉडी को काफी ज्यादा हार्म कर सकता है। और इसका साफ मतलब यही है कि अगर अब तुम अपने ब्लड को यूज करोगे तो इससे तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी एक केमिकल रिएक्शन होगा जो तुम्हारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा जलाएगा, जिसकी वजह से तुम अब अपने ब्लड को यूज नहीं कर पाओगे। यानी अब तुम्हारा ब्लड यूजलेस हो चुका है और अगर तुमने उसे इस्तेमाल किया तो इससे तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सुनकर काइगा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है शिट, आखिर मैं इसके प्लान को समझ क्यों नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि ये बस मेरे ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करने वाला है, लेकिन इसका असली प्लान तो मेरे हाथों के ऊपर इस डिटर्जेंट को लगाना था। लेकिन इसे वक्त हम देखते हैं कि काइगा एक बार दोबारा से खड़ा हो चुका होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है भले मैं तुम्हारे ऊपर अपने ब्लड को यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने ब्लड के बिना भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त इन दोनों को किसी पर्सन की आवाज आती है, तुम दोनों ही यहीं पर रुक जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड घोस्ट होती है और वो बोल रही होती है काइगा तुम्हें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ मैं ही मारूंगी। और स्वॉर्ड घोस्ट को यहाँ पर देखकर पीटर बोलता है तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है अपनी बकवास बंद करो, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें मार कर रहूंगी, जिसके बाद मैं पीटर को भी मार दूंगी। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट जमीन पर गिर जाती है। तो ये देखकर काइगा फौरन से आकर स्वॉर्ड घोस्ट को पकड़ लेता है और काइगा बोल रहा होता है मैडम आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने आपसे बोला भी था कि आपको यहाँ पर नहीं आना है। तो ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है काइगा मुझे इसे किल करना ही होगा और इसे मारने के बाद जब हम पीटर को पकड़ लेंगे तो हम इस कंट्री को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और ये मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था और इस प्रॉमिस को मैं तुमसे तोड़ना नहीं चाहती। तो ये सुनकर काइगा बोल रहा होता है मैम प्लीज कुछ भी मत बोलिए, मैंने बोला है ना पीटर को आपके लिए मैं पकड़ूंगा, जिसके बाद हम दोनों एक साथ इस कंट्री को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है काइगा तुम मेरे सिर्फ सर्वेंट हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, इसलिए मुझे इस पर्सन से फाइट करने दो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट बेहोश हो गई होती है और ये देखकर काइगा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मैम प्लीज अपनी आंखें खोलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है और काइगा हमें बता रहा होता है जब मैं वांडरिंग घोस्ट क्लैन के अंदर मौजूद था तो सभी लोग मुझे बुली किया करते थे और किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी लड़की थी जो हमेशा ही मेरी केयर किया करती थी। और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड घोस्ट होती है जिसका रियल नेम युइका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि युइका यहाँ पर काइगा के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आई होती है और वो बोल रही होती है बिग ब्रदर मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ, देखो ये कितने ज्यादा प्यारे हैं। तो काइगा बोल रहा होता है मैम मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप खेलने के लिए यहाँ पर ना आया करें, अगर मास्टर ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। तो सुनकर युइका बोल रही होती है तुम फिक्र मत करो, उन्हें पता नहीं चलेगा, मैं चुप करके यहाँ पर आई हूँ। और इसी के साथ युइका उन फ्लावर्स को काइगा को दिखा रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युइका काइगा से बोल रही होती है ब्रदर चलिए चलकर हम पार्क में खेलते हैं। तो ये सुनकर काइगा बोल रहा होता है मैम प्लीज यहाँ से जाइए, अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन युइका ने उसे कसकर पकड़ लिया होता है और वो बोल रही होती है नहीं मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ खेलने के लिए नहीं चलोगे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है और वो बोलता है मैम युइका आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये सुनकर युइका बोलती है मैं यहाँ पर बिग ब्रदर के साथ खेलने के लिए आई हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है मैम मैं यहाँ पर काइगा के साथ कुछ बात करने के लिए आया था, क्या मैं कुछ देर के लिए उसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन काइगा को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा होता है और वो बोल रहा होता है कमीने आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम को टच करने की, क्या तुम भूल गए हो कि तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो और वो तुम्हारी मास्टर है, तो आखिर तुमने अपने गंदे हाथों से उन्हें टच कैसे किया, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा ब्लड भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। और हम देखते कि यहाँ पर युइका भी मौजूद होती है जो कि काइगा को देख रही होती है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि युइका अपने मास्टर के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके मास्टर बोल रहा होता है युइका आप सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, अगर आप ऐसे ही प्रोग्रेस करती रही तो आगे चलकर आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड वुमेन बनेंगी, लेकिन आपको इतनी ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है और आपको दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भी जाना चाहिए। लेकिन आप तो अब दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते ही नहीं है, बल्कि आप तो अपनी स्वॉर्ड को ही प्रैक्टिस करती रहती हैं। और हम देखते कि यहाँ पर काइगा भी मौजूद होता है जो कि युइका को देख रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट युइका के बर्थडे का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मेड्स उसे तैयार कर रही होती है और वो बोल रही होती है मैम युइका क्या आप जानती हैं आपके लिए दूसरे सेक्ट के लीडर्स ने बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम्स को भेजा है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि आपको फ्लावर्स कितने ज्यादा पसंद है। इसी के साथ युइका एक परफ्यूम को चेक
करते हुए बोल रही होती है, क्या तुम लोग जानती हो इस परफ्यूम की प्राइस क्या है? तो उसकी एक मेड बता रही होती है, मैम मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन इसकी टोटल प्राइस शायद 100,000 येन हो सकती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दरवाजे के पीछे काइगा मौजूद होता है, जिसने अपने हाथ में एक परफ्यूम को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो इस परफ्यूम को वहाँ पर एक कचरे की पेटी में डालकर चला जाता है, क्योंकि उसका वो परफ्यूम काफी ज्यादा सस्ता था। और इसी के साथ बोल रहा होता है, मुझे हमेशा यही लगता था कि शायद इस सेक्ट के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो मेरी केयर करता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मैं ही सोचता हूँ, क्योंकि आखिर उस पर्सन को मेरे बारे में सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ और वो मेरे मास्टर की बेटी है। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांडरिंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया होता है, और यहाँ पर ये सभी लोग गन्स के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो सभी को मार रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि काइगा ने युइका को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, मैम प्लीज यहीं पर रुक जाइए, आप वहाँ पर नहीं जा सकती, अगर आप वहाँ पर गई तो वो लोग आपको भी मार डालेंगे। और इसी के साथ काइगा युइका को उठाकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, और इसी के साथ युइका बोल रही होती है, नहीं मुझे जाने दो, मुझे अपने फादर को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन काइगा उसे लेकर चला जाता है। और इसी के साथ काइगा हमें बता रहा होता है, उस दिन हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि जिस जगह पर हम रहते थे उस जगह को हमसे छीन लिया गया था, और उस दिन वो पर्सन जिसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था वो एक मुकम्मल तौर पर एक डिफरेंट पर्सन में चेंज हो गई। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि युइका बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड को प्रैक्टिस कर रही होती है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। लेकिन इसी वक्त काइगा आकर उसे रोक देता है और वो बोल रहा होता है, मैम प्लीज बस कीजिए, आप बहुत देर से स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बीमार हो जाओगी। लेकिन काइगा की बात सुनकर युइका बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे छोड़ दो, मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं अपने फादर के किलर से बदला ले सकूं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर युइका बीमार पड़ी हुई होती है और काइगा उसकी केयर कर रहा होता है। और इसी के साथ युइका बोल रही होती है, मुझे उन लोगों से अपना रिवेंज लेना है, मैं उन सभी को मार डालूंगी। और इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, उस वक्त अगर मैं चाहता तो मैं युइका को छोड़कर जा सकता था, क्योंकि मैं आजाद हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन मैं युइका को छोड़कर नहीं जा सका। शायद मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और इसलिए मैंने उसकी पूरी हेल्प की ताकि वो अपना रिवेंज कंप्लीट कर सके। और इसी के साथ युइका ने अपना रिवेंज कंप्लीट किया और उसने 2000 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। लेकिन इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद हमें हमारी ही कंट्री में वांटेड बता दिया गया, जिसके बाद हमें अपनी कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइगा और युइका एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं और युइका बोल रही होती है, तुम तो बिल्कुल आजाद हो ना, तो आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी मास्टर भी नहीं हूँ और तुम्हारे मास्टर तो मेरे फादर थे, तो आखिर तुम हमेशा से ही मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ युइका बोल रही होती है, काइगा तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर काइगा बोल रहा होता है, अगर मैं आपको छोड़कर चला गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो ये सुनकर युइका बोल रही होती है, काइगा क्या तुम मेरे साथ किसी ऐसी जगह पर चलना चाहोगे जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही मौजूद होंगे और हम वहाँ पर एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो हमें परेशान करेगा, तो क्या ऐसी जगह पर तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो ये सुनकर काइगा हंसते हुए बोलता है, मैम मैं आपकी शेडो हूँ और मैं हमेशा ही आपको फॉलो करूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युइका होश में आ गई होती है और काइगा बोलता है, मैम क्या आप ठीक हो। और इसी वक्त युइका अपने पास से एक परफ्यूम की बोतल निकालती है और वो बोलती है, काइगा क्या तुम्हें ये याद है। तो इस परफ्यूम की बोतल को देखकर काइगा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, मैम ये तो वही परफ्यूम की बोतल है जो आज से कई साल पहले मैं आपको देना चाहता था, लेकिन आखिर ये आपके पास कैसे है। तो युइका बोलती है, जब तुम वहाँ से जा रहे थे तो जाते वक्त मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन सच बताऊं तो इतने सालों में मैं कभी भी इस परफ्यूम को इस्तेमाल नहीं कर सकी, क्योंकि ये परफ्यूम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। लेकिन लास्ट टाइम क्या तुम इस परफ्यूम को यूज करके मुझे दिखा सकते हो कि इसकी स्मेल कैसी है। तो ये सुनकर काइगा ने उस परफ्यूम को ओपन कर लिया होता है और वो उसे अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करता है, जिसके बाद इस स्प्रे को स्मेल करने के बाद युइका बोल रही होती है, मुझे याद आ गया, ये स्मेल तो बिल्कुल उन फ्लावर्स के जैसी है जो बचपन में मैंने तुम्हें दिए थे। और इसी के साथ युइका बोलती है, बिग ब्रदर मुझे माफ कर देना, शायद हम दोनों का साथ बस यहीं तक था। और इसी वक्त युइका काइगा के ब्लड को चख लेती है और ये देखकर काइगा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैम आखिर ये आपने क्या किया, जल्दी कीजिए और मेरे ब्लड को अपने मुंह से बाहर निकालिए। लेकिन युइका बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि काइगा बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, ब्लड को अपने मुंह से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि युइका की यहीं पर डेथ हो जाती है और काइगा बहुत ही ज्यादा रोते हुए
युइका का नाम चिल्ला रहा होता है, जिसके बाद काइगा रोते हुए युइका से बोल रहा होता है, युइका तुम फिक्र मत करो, तुम जो कुछ भी करना चाहती थी वो तमाम चीजें मैं करूंगा और जैसा तुम चाहती थी पीटर और इस पर्सन इन दोनों को ही मैं जरूर किल करूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि युइका खड़ा हो चुका होता है और इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि वो अपनी उंगलियों के साथ अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्क्रैच लगा देता है, जिसमें से काफी ज्यादा ब्लड निकाल रहा होता है। और इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस शिप के ऊपर बहुत ही ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं और यहाँ पर असलियत में काइगा पीटर के ऊपर अटैक्स कर रहा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि काइगा एक बार फिर से बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और पीटर भी बहुत ही तेजी के साथ जंप करते हुए काइगा से पीछे हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है, लेकिन पीटर ने इसे डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, स्वॉर्ड घोस्ट के मरने के बाद ये पर्सन तो बिल्कुल पागल हो गया है और इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इस तरह पागलों की तरह मुझ पर अटैक करते हुए अगर इसकी जान भी चली जाए, ये बस अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से मेरी बॉडी के साथ टच करना चाहता है। और इसी के साथ पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका ब्लड है, इसलिए किसी भी तरीके से मुझे खुद को इससे प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी वक्त हम देखते कि काइगा बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ पीटर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने उसके ऊपर उन कैंस को फेंक दिया होता है जिनके जरिए फायर को बुझाया जाता है। और इसी वक्त हम देखते कि पीटर अपने पास मौजूद कुछ कार्ड्स के जरिए उन कैंस के ऊपर अटैक करके उन सभी कैंस को ब्लास्ट कर देता है। और इस चीज की वजह से काइगा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर से जितना भी ब्लड निकल रहा था वो सभी इन कैंस के पाउडर की वजह से स्टॉप हो चुका होता है। और ये देखकर काइगा सोच रहा होता है, मेरा सबसे बड़ा वेपन मेरा ब्लड है, लेकिन ये पर्सन मेरे ब्लड से बचने के लिए हर बार कोई नया मेथड तलाश कर लेता है। और इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है, मैंने आज से पहले जितने भी लोगों से फाइट की है मैंने हमेशा ही उनकी आंखों में अपने लिए डर देखा है, क्योंकि जब भी वो मुझसे फाइट करते थे उन्हें इस चीज का अंदाजा हो जाता था कि वो मुझे नहीं हरा सकते और मैं उन सभी को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किल कर दूंगा। लेकिन आज जब मैं इस पर्सन से फाइट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे कभी भी नहीं हरा सकता और ये पर्सन मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ हम देखते कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ काइगा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हम देखते कि पीटर ने काइगा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक किया होता है, जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि काइगा की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वह जमीन पर पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि चलता हुआ काइगा के पास आ चुका होता है और इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं आज से पहले तुम्हारे जितने पावरफुल पर्सन से कभी भी नहीं मिला और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम ग्लोरी के साथ एफिलिएटेड नहीं हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ एक डिसाइपल के जितनी है, यानी कि तुम भी एक एस रैंक किलर हो, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सुना, आखिर तुम कौन हो और तुम अचानक से यहाँ पर अपीयर क्यों हुए हो। अरे हम देखते हैं कि पीटर काइगा की इन तमाम बातों को सुन रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो ये देखकर काइगा बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब ये सभी कुछ मीनिंगलेस है और अब तो मेरी भी विल पावर खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए अब मुझे खत्म कर दो क्योंकि अब मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन इसी वक्त पीटर काइगा के पास बैठ जाता है और वो बोलता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि वॉन्डरिंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट को किस पर्सन ने डिस्ट्रॉय किया था। तो सुनकर काइगा बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, जिस पर्सन ने वॉन्डरिंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था उस पर्सन से हमने अपना बदला ले लिया है और हम उसे बहुत पहले ही खत्म कर चुके हैं। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन जिस पर्सन ने स्वॉर्ड घोस्ट के सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था वो पर्सन तो अभी भी जिंदा है और शायद तुम उससे मिल भी चुके हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। तो ये सुनकर काइगा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर वो पर्सन कौन है। जिसके बाद पीटर काइगा को इस बारे में बताना स्टार्ट करता है कि आज से 10 साल पहले ग्लोरी के न्यू बॉस ने ये फैसला किया था कि वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स में से 12 पीपल्स को चूज करेगा, जिन्हें वो पुराने डिसाइपल्स के साथ रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था। और इसी के साथ नई डिसाइपल्स की तलाश करते हुए उसकी नजर एक दिन वॉन्डरिंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट के ऊपर गई और वहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन था जिसने उसकी सारी अटेंशन को खींच लिया। जिसके बाद ग्लोरी के बॉस ने वॉन्डरिंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट के लीडर के साथ बात की कि उसे उसका सेक्ट चाहिए, लेकिन इस चीज के लिए वो लीडर तैयार नहीं था और वो किसी भी कीमत पर ग्लोरी के बॉस को अपने सेक्ट को नहीं देना चाहता था। लेकिन ग्लोरी का बॉस भी इतनी आसानी से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था और उसी दिन उसने जाकर यामाटो गोमी के साथ बात की, जो कि उस वक्त तुम लोगों के सेक्ट का एक सबसे बड़ा दुश्मन था। और उसी रात यामाटो गोमी ने तुम लोगों के सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया और वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट था क्योंकि एक ही रात में पूरे स्वॉर्ड सेक्ट का नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन उस दिन 2 लोग जिंदा बच गए थे जो कि वहाँ से भाग गए, जो कि और कोई नहीं बल्कि काइगा और युइका थे।
जिसके कुछ सालों बाद तुम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के बाद सभी लोगों के सामने आए और तुम लोगों ने यमाटो गोमी के साथ अपना बदला पूरा किया और तुमने उसे किल कर दिया। लेकिन उसे किल करने के बाद तुम लोगों को अपनी कंट्री जापान को छोड़ना पड़ा और इस चीज का फायदा सिर्फ एक ही पर्सन को था, जो कि था ग्लोरी का बॉस। और उस वक्त जब तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई भी प्लेस नहीं थी, उसने तुम्हें सहारा दिया और ये ऑफर दी कि तुम उसके न्यू डिसाइपल बन जाओ। बॉस की ऑफर को चूज करने के अलावा तुम लोगों के पास और कोई भी रास्ता नहीं था और यही तो उसका प्लान था। इसी के साथ पीटर बोरा होता है, जो इस वक्त मैंने तुम्हें बताया है ये सब कुछ सच है और अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो या नहीं। लेकिन पीटर की बात सुनने के बाद कायगा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो पर्सन हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जरूर ये लड़का मुझसे झूठ बोल रहा है। इसी के साथ कायगा बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे दुश्मन हो। तो सुनकर पीटर बोलता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम जाकर अपने प्यारे बॉस राफेल से ही इस बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। और ये नाम सुनते ही कायगा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इस पर्सन को ग्लोरी क्लब के बॉस का कोड नेम कैसे पता है। इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्लोरी क्लब का बॉस कायगा से बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्लोरी क्लब को ज्वाइन कर लो। लेकिन कायगा इस चीज के लिए मना कर देता है और वो बोल रहा होता है, मेरे पास पहले ही मेरी मास्टर मौजूद है और मैं अपनी मास्टर के अलावा कभी भी किसी और पर्सन को सर्व नहीं करूंगा। तो सुनकर राफेल बोल रहा होता है, कायगा इतने ज्यादा जज्बाती मत बनो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है और मैं वो सब चीजें तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इसके लिए बस तुम्हें मेरे ग्लोरी क्लब का डिसाइपल बनना होगा। लेकिन रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर भी मौजूद है, क्यों ना मैं तुम्हारी मास्टर को हमारे एक डिसाइपल का टाइटल दे दूं, जो कि और कोई नहीं बल्कि साइमन है और ये तुम्हारी मास्टर के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर सूट करेगा और इसमें तुम्हारा काम कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें अपनी मास्टर को ही सपोर्ट करना होगा और मैं तुम्हारी मास्टर को वो तमाम लग्जरी चीजें दूंगा जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और यही तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी मास्टर हमेशा खुश रहे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन चीजों को सोचकर कायगा बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या आज तक जो भी हम लोगों के साथ होता आया है वो सभी राफेल का प्लान था। और हम देखते कि कायगा को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ कायगा सोच रहा होता है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा था, मैं सिर्फ ये चाहता था कि युइका हमेशा खुश रहे, लेकिन आज युइका मेरे साथ नहीं है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। और हम देखते हैं कि कायगा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो गुस्से में बोल रहा होता है, बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त पीटर उसे खामोश करवा देता है और वो बोलता है, तुम उसका इस वक्त कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ वो पर्सन एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है, इसलिए अभी के लिए बेहतर है कि तुम एक सही टाइम का वेट करो। और हम देखते हैं कि कायगा बिल्कुल खामोश हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन जाओ और जाकर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, उनकी जान खतरे में है। तो कायगा की ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो कायगा बोलता है, जब स्वॉर्ड घोस्ट और तुम्हारी फाइट स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही हमने हमारे तमाम सबऑर्डिनेट्स को बोल दिया था कि तुम्हारे दोस्तों में से कोई भी पर्सन नहीं बचना चाहिए और इस शिप के ऊपर मौजूद सभी लोगों को किल कर देना। इसी के साथ हमें जे और हांग का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं और इन्होंने सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया होता है। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, अगर कोई और पर्सन भी है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। और कुछ लोग अभी भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें ये रेस्क्यू कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ गए होते हैं जो कि यहाँ पर जे और हांग को लोगों की हेल्प करने से रोक देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं वही असैसिन्स हैं जो कि स्वॉर्ड घोस्ट की शिप के ऊपर मौजूद थे और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, तुम्हें से कोई भी पर्सन नहीं हिलेगा, अगर कोई भी पर्सन हिला तो हम लोग उसे शूट कर देंगे। तो इन लोगों को यहाँ पर देखकर हांग जे से बोल रहा होता है, जे आखिर ये कमीने यहाँ पर कब आ गए, क्या तुमने इनका ध्यान नहीं रखा था। तो हांग बोल रहा होता है, मैं तो लोगों की हेल्प कर रहा था, मैंने इन लोगों पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद हांग जे से बोलता है, जे यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग हैं और इन सभी के पास गन्स मौजूद हैं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो ये सुनकर जे बोल रहा होता है, डर मुझे तो नहीं लग रहा, क्या तुम्हें लग रहा है। तो हांग बोल रहा होता है, अरे नहीं तो आखिर मुझे डर क्यों लगेगा। और हम देखते कि ये दोनों ही असलियत में काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि इन दोनों को ही इस वक्त डर लग रहा होता है। और हम उन असैसिन्स को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, सभी लोग होशियार रहना, ये कोई नॉर्मल क्लीनर्स नहीं है बल्कि ये लोग भी फाइटर्स हैं। लेकिन इसी वक्त हम वहाँ पर चो युनजंग को देखते हैं जो कि चिल्लाकर उन लोगों से बोलता है, हे दोस्तों प्लीज यहीं पर रुक जाओ, चलो हम लोग एक न्यू एग्रीमेंट करते हैं, तुम लोगों को जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस हमें कुछ भी नुकसान मत पहुँचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो असैसिन इस चीज के लिए नहीं मान रहा होता और वो कह रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, हमें जो ऑर्डर मिला है हमें उसे ही फॉलो करना है। लेकिन ये सुनकर चो युनजंग बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ और भूलो मत मैं डाहो ग्रुप का चेयरमैन हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे किल कर दिया तो तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे और तुम लोगों को
मेरे लोग किल कर देंगे। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, हे दोस्तों, ये कोरियन कुछ ज्यादा ही बकवास करता है, क्यों ना मैं सबसे पहले इसे ही गोली मार दूं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे और होंग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ होंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जे आधे मेरे और आधे तेरे, और अगर इनमें से किसी ने भी हमें शूट कर दिया तो फिक्र मत करना, हम दोनों की मुलाकात हेवंस में जरूर होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट पीटर का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, आखिर क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रहे, तुम्हें जाकर अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए वरना वो असैसिन्स उन्हें किल कर देंगे। लेकिन हम पीटर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस बोट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद है। तो ये सुनकर काइगा काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो, उस बोट के ऊपर आखिर ऐसा भी कौन पर्सन है जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, मुझे लगता है शायद तुम भूल रहे हो कि उस बोट के ऊपर एक रियल डिसाइपल मौजूद है। और इसी के साथ हमें दोबारा से उसी बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उन तमाम असैसिन्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसने इन तमाम लोगों की गन्स को 2 टुकड़ों में कट कर दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा रियल साइमन होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर जी और होंग को देखते हैं जो कि साइमन की इतनी खतरनाक पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ हम चो युन चेंग को देखते हैं जो कि साइमन को देखते हुए सोच रहा होता है, वाओ, ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर्सन के ऊपर अटैक करो, इस पर्सन का एक हाथ कटा हुआ है और ये अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपनी स्वॉर्ड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और हम बहुत ही आसानी से इसे हरा सकते हैं। और ये सुनकर साइमन बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे मार पाओगे। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर साइमन पीटर से बोल रहा होता है, ब्रदर, मैंने अपने स्वॉर्ड स्टाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है और जब भी मैं अपने राइट हैंड में अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ का ही एक हिस्सा बन चुकी है। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, साइमन, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम जानते हो एक स्वॉर्ड्समैन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है। तो ये सुनकर साइमन बोलता है, क्या, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, क्या वो वीकनेस मेरे अंदर भी मौजूद है। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, हाँ, वो वीकनेस तुम्हारे अंदर भी मौजूद है और वो वीकनेस सिर्फ तुम्हारा राइट हैंड है। क्या तुम जानते हो एक स्वॉर्ड्समैन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका वो हाथ होता है जिसके जरिए वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है। और फर्ज कर लो अगर कभी किसी खतरनाक बैटल में तुम्हारा हाथ बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है तो उस वक्त तुम क्या करोगे। तो ये सुनकर साइमन काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलता है, ब्रदर, अगर कभी ऐसा हो गया किसी भी तरीके से वहाँ से भाग जाऊंगा और फिर मैं एक नूडल शॉप स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे नूडल्स खाना काफी ज्यादा पसंद है और मैं जितने चाहूंगा उतने नूडल्स खा सकता हूँ। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, तुम तो सच में एक इडियट हो, बेवकूफ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अपने लेफ्ट हैंड से भी अपने स्वॉर्ड स्टाइल को प्रैक्टिस किया करो, ये तुम्हारे आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएगा। तो ये सुनकर साइमन भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर किसी जगह से वापस आया होता है लेकिन वो वहाँ पर कुछ लोगों की बातें सुनता है जिनमें एक पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो साइमन सबसे बड़ा बेवकूफ है, मैंने सुना है कि इसने अपने हाथ को तोड़ दिया है और जब से इसने अपने राइट हैंड को तोड़ा है ये उसी दिन से अपने लेफ्ट हैंड से अपने स्वॉर्ड को प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सुनकर पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने लेफ्ट हैंड के साथ बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लकड़ियों को काट रहा होता है और इसी के साथ उसने अपने राइट हैंड पर प्लस्तर को भी बांधा हुआ होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर भागता हुआ साइमन के पास आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है, इडियट, आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने जानबूझकर अपने हाथ को तोड़ा था, तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम्हें बस गलती से थोड़ी सी चोट आ गई है। तो सुनकर साइमन बोल रहा होता है, भाई मुझे माफ करना, मैं जानता था अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर, तुमने पूछा था ना अगर मेरा हाथ बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो गया तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, तुम फिक्र मत करो, उस दिन मैं अपने स्वॉर्ड स्टाइल को अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर चेंज कर दूंगा और उस दिन मैं लोगों को दिखा दूंगा कि मैं अपने राइट हैंड के बिना भी कितना ज्यादा परफेक्ट हूँ। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि साइमन अपने लेफ्ट हैंड से अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और इसी के साथ वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और वो अपनी स्वॉर्ड स्टाइल को परफॉर्म करते हुए बहुत ही तेज रफ्तार के साथ यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को कुछ ही सेकंड्स में किल कर देता है। और इसी के साथ साइमन बोलता है, ब्रदर, मैंने बोला था ना जिस दिन मैं अपने राइट हैंड को यूज नहीं कर पाया उस दिन मैं लोगों को दिखा दूंगा कि मैं अपने राइट हैंड के बिना भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ।
जिसके बाद हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है कि साइमन ने इस शिप के ऊपर मौजूद तमाम असैसिन्स को किल कर दिया और उसने यहाँ पर मौजूद तमाम सर्वाइवर्स की जान बचा ली। जिसके बाद जे और हॉन्ग ने सभी लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें वो शिप्स जिनके जरिए वो यहाँ पर आए थे उन पर बिठाकर यहाँ से भेज दिया। जिसके बाद वो लोग भी अपनी बोट पर बैठकर इस जगह से निकल गए और इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि स्वॉर्ड घोस्ट की शिप अब मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी होती है और इसी के साथ वो समुद्र में डूब जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डाहो ग्रुप की बोट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लोग फ्लोर पर बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, सीनियर डिसाइपल क्या आप जानते हैं हम लोग आपके बहुत ही बड़े फैन हैं और हमने आपके बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें सुनी हुई हैं कि आपने कितने बड़े बड़े मिशन को अकेले ही कंप्लीट किया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि जे और हॉन्ग होते हैं जो कि साइमन के सामने बैठे हुए होते हैं और अब साइमन भी रिकवर हो चुका होता है और साइमन उन लोगों से बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों ये कर क्या रहे हो, चलो अब खड़े भी हो जाओ। लेकिन इसी के साथ पीटर उससे बोल रहा होता है, ये दोनों ही बहुत बड़े इडियट्स हैं, इनसे थोड़ा दूर ही रहना वरना तुम भी इनके जैसे हो जाओगे। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है, सर हमने जब आपके अटैक को देखा था हम तो सच में शॉक ही हो गए थे, आपका वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मैंने फर्स्ट टाइम एक डिसाइपल को देखा है जिसने इतने खतरनाक मूव को यूज किया था। और इसी के साथ हम हॉन्ग को देखते हैं जो कि वहाँ पर उसी स्टाइल को परफॉर्म कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आपकी स्वॉर्ड्समैनशिप तो सच में कमाल की है, वो मूव देखने के बाद तो मेरा भी स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का मन कर रहा है। और इसी के साथ साइमन पीटर से बोल रहा होता है, आखिर ये दोनों इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो पीटर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये दोनों ही इडियट्स हैं, तो इन पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं जे और हॉन्ग दोनों ही साइमन के पास आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, सर क्या आप लेजेंडरी डिसाइपल पीटर के बारे में जानते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हमने सुना है कि वो अकेले ही पूरे एक नेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमने सुना है कि वो बिल्कुल सुनामी के जितने पावरफुल है जिससे कोई भी पर्सन नहीं रोक सकता। तो साइमन काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, तुम लोग क्या पीटर को इतना ज्यादा कमजोर समझते हो। तो जे और हॉन्ग बोलते हैं, सर हमारा मतलब ये नहीं था, हम तो ये कहना चाहते थे कि आखिर लेजेंडरी पीटर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो साइमन बोलता है, अगर सच बताऊं तो पीटर सुनामी नहीं बल्कि एक तबाही है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं और पीटर सोच रहा होता है, मैंने अभी साइमन को बोला था कि वो इन लोगों से दूर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जे और हॉन्ग को इससे दूर करना होगा। जिसके बाद साइमन जे और हॉन्ग के पास आ जाता है और वो उनसे बोल रहा होता है, क्या तुम लोग जानते हो जब मैं पीटर से मिला था तो उसने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया था। तो सुनकर जे और हॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या लेजेंडरी पीटर हमारे बारे में जानते हैं। तो ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, अरे और नहीं तो क्या तुम जानते हो पीटर ने तुम लोगों के बारे में क्या बोला। तो साइमन की बातें सुनकर पीटर सोच रहा होता है, आखिर मैंने इन दोनों के बारे में क्या बोला था, मैंने तो इससे ये बोला था कि ये दोनों ही बहुत बड़े इडियट्स हैं, क्या यही नहीं ये बताने वाला है। लेकिन इसी वक्त साइमन पीटर को आंख मारते हुए बोलता है, पीटर ने तुम दोनों के बारे में बोला था कि तुम लोग फ्यूचर में चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स बनोगे। तो ये बात सुनकर जे और हॉन्ग दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो पीटर के काफी ज्यादा नारे लगा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों के पास चो यिनचेंग भी आगे होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम जब से मेरे साथ आए हो तुमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की है। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, सर आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपका बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ। जिसके बाद साइमन बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आपको नहीं लगता कि ग्लोरी आपके बारे में काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाएगी कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो ये सुनकर चो यिनचेंग बुरा होता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने किसी भी पर्सन को ये इन्फॉर्म नहीं किया है कि मैं स्वॉर्ड घोस्ट की शिप पर आया हूँ और सभी लोगों को यही लगता है कि मैं सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ हूँ। और ये सुनकर पीटर सोच रहा होता है, जिस आइसलैंड के ऊपर साइमन मौजूद था वो एक बहुत ही ज्यादा गुमनाम आइसलैंड था, लेकिन फिर भी राफेल ने इस चीज का पता लगा लिया कि साइमन उस आइसलैंड के ऊपर छुपा हुआ है और उसने साइमन को पकड़ लिया। और अगर वो उस आइसलैंड से साइमन के बारे में पता कर सकता है तो मुझे इस बारे में पूरा यकीन है कि राफेल को इस चीज के बारे में पता होगा कि इस शिप के ऊपर चो यिनचेंग भी आया हुआ है। और क्योंकि अब स्वॉर्ड घोस्ट की डेथ हो चुकी है और इसी के साथ उसकी शिप भी बर्बाद हो चुकी है, तो इस वक्त राफेल को मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि वो जानता है कि सबके पीछे मेरा ही हाथ है और मैं ये जानता हूँ कि वो किसी भी तरीके से मुझे तलाश करने के बाद मुझे किल करना चाहता है। लेकिन राफेल तुम फिक्र मत करो, हम दोनों की मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। और इसी के साथ हमें समंदर का एक काफी अच्छा व्यू दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इन लोगों की शिप अपनी कंट्री की तरफ जा रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जीवून के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब पीटर और साइमन भी आ चुके होते हैं। और इसी के साथ जीवून साइमन को चेक कर रही होती है और वो बोल रही होती है, ये ओल्ड मैन तो आज भी बिल्कुल वैसा है जैसे ये अपनी जवानी में था, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब शायद इसने ब्रश करना बंद कर दी है क्योंकि इसके मुंह में से स्मेल आ रही है और अब शायद ये अपनी दाढ़ी को भी नहीं बनाता। लेकिन ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, जीवून ऐसी बातें करके तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मुझे आज भी याद है कि जब तुम 20 ईयर्स की थी तुम मेरे पीछे बिल्कुल दीवानियों की तरह फिरती थी और तुम मुझसे हमेशा यही कहती थी कि मैं एक सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन आज तुम मुझसे ये सब कह रही हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हो। और हम देखते कि
साइमन की इस तरह की बातें सुनने के बाद जीवोन साइमन को बहुत ही ज्यादा पीटना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर साइमन बोल रहा होता है, हे आखिर ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे पीट क्यों रही हो, मैंने सिर्फ सच ही तो बोला है। लेकिन जीवोन उसकी बात नहीं सुन रही होती है और वो उसे पीटते ही जा रही होती है। जिसके बाद साइमन पीटर से बोलता है, ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो, ये औरत तो पागल हो गई है, ये मुझे मार डालेगी। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन इन दोनों से बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों को क्या लगता है राफेल क्या स्कीम कर रहा है। लेकिन वो देखता है कि जीवोन और पीटर दोनों ही बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तो ये देखकर साइमन बोलता है, अरे अब खामोश तो मत रहो, कुछ तो बोलो। जिसके बाद जीवोन बोल रही होती है, ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि आखिर राफेल क्या स्कीम कर रहा है, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि वो पीटर की एग्जिस्टेंस को इस वर्ल्ड में से खत्म करना चाहता है। और इसी के साथ हमें आज से कई साल पुराना एक सीन दिखाया जाता है और हमें उस चर्च को दिखाया जाता है जिसके अंदर ग्लोरी क्लब की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर इस चर्च का फादर मौजूद होता है और इसी के साथ यहाँ पर 12 डिसाइपल्स भी मौजूद होते हैं। और वो फादर इन सभी डिसाइपल्स से बोल रहा होता है, मेरे बच्चों आज तक तुम लोगों ने मेरे तमाम ऑर्डर्स को फॉलो किया है और तुम्हारी ही वजह से आज हमारी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और तुम में से हर एक पर्सन पूरी एक आर्मी के बराबर है। लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि एक बाप कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते रहें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अब सेटल हो जाओ। और आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है, मैं तुम सभी लोगों के काम से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इसीलिए आज से तुम सभी लोग आजाद हो और तुम जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को जी सकते हो। और इसी के साथ हमें कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, फादर ने इस चीज का फैसला किया था कि वो ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर देगा और वो अपने 12 डिसाइपल्स को हमेशा के लिए आजाद कर रहा है। लेकिन इस चीज से एक पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि फादर का न्यू अडॉप्टेड सन राफेल था। जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राफेल अपने फादर से बोल रहा होता है, फादर आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और ये सब कुछ सिर्फ आपके 12 डिसाइपल्स की वजह से ही हो पाया है। तो आखिर आप अपने 12 डिसाइपल्स को आजाद क्यों करना चाहते हो, हम उनका यूज करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आपने ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर दिया तो हमारे तमाम बिजनेस भी क्लोज हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आगे चलकर फ्यूचर में मेरा क्या होगा, या फिर आपको मेरी परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपका रियल सन नहीं हूँ और आपने मुझे सिर्फ अडॉप्ट किया है। लेकिन ये सुनकर वो फादर बोल रहा होता है, तुम्हारे ब्रदर्स और सिस्टर्स वो सभी कोई टूल्स नहीं है बल्कि वो भी इंसान है और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर देंगे। और हम देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पर राफेल को अपने फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलता। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मूर्ति के सामने खड़ा हुआ होता है, लेकिन इसी के साथ वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पंचेस मार रहा होता है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, बेवकूफ फादर, तुमने हमेशा ही एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ जी है और जब मेरी बात आई है तो तुम इस ऑर्गेनाइजेशन को ही क्लोज करना चाहते हो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास आज तक जितने भी पैसे मौजूद हैं तुम उन सभी को भी अपने 12 डिसाइपल्स में डिवाइड कर दोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और इसके लिए अगर मुझे तुम्हें किल करना पड़ा तो मैं तुम्हें भी किल कर दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि राफेल ने उस बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति को अपने पंचेस के साथ ही तोड़ दिया होता है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कि राफेल ने जैसा सोचा था उसने वो कर दिखाया और उसने चर्च के फादर को किल कर दिया। और इसी के साथ राफेल जो कि फादर का अडॉप्टेड सन था उसे फादर की गद्दी मिल गई और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे फादर ने सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए तैयार किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन को राफेल ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेकिन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसमें हर एक इलीगल काम किया जाता है। और इसी के साथ राफेल ने बहुत ही ज्यादा ऑर्फनेजेस स्टार्ट किए और उसने इन तमाम ऑर्फनेज वाले बच्चों को किलर्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और किलर ऑर्गेनाइजेशन बन गई। लेकिन राफेल यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसने ऐसे पावरफुल लोगों की तलाश करना स्टार्ट कर दी जिन्हें वो अपने डिसाइपल्स के साथ रिप्लेस कर सकता है। और इसी के साथ राफेल ने उन 12 लोगों को तलाश कर लिया जिसके बाद उसने उन्हें अपने ओल्ड डिसाइपल्स के साथ रिप्लेस कर दिया। लेकिन ऐसा करने के लिए राफेल को इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बुनियाद को तोड़ना था जो कि और कोई नहीं बल्कि पीटर है, क्योंकि पीटर ही वो पर्सन था जो कि ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का पहला और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल था। और इसीलिए राफेल ने डिसाइड किया है कि वो पीटर की एग्जिस्टेंस को इस ऑर्गेनाइजेशन में से हमेशा के लिए मिटा देगा। और इसी के साथ हम जीवन को देखते हैं जो कि बुरी होती है। मैं जब भी राफेल के बारे में सोचती हूँ मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वक्त वो पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस कॉलर से पकड़ लेती है और इसी के साथ वो बुरी होती है। लेकिन सीनियर, क्या तुम जानते हो इस वक्त मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आ
रहा है, क्योंकि वो लोग जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उनमें से एक पर्सन को तुम मेरे घर में ले आए हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जीवोन यहाँ पर काइगा की बात कर रही होती है, जिसे पीटर और साइमन यहाँ पर ले आए होते हैं। और इस वक्त काइगा सो रहा होता है और इसी के साथ जीवोन बोल रही होती है, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर एक कितनी खतरनाक डिसाइपल को लाने की, इसे उठाओ और यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर और साइमन दोनों ही जीवोन को ही उठा लेते हैं और वो उसे यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ जीवोन चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? तुम्हें तो इससे उसी शिप के ऊपर खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन तुम लोग तो इसकी जान बचाकर इसे मेरे ही घर पर ले आए हो। लेकिन पीटर बोल रहा होता है, जीवोन चुप करो, वो जाग जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी चलते हुए जा रहे होते हैं और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, उसे अभी काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, इसलिए बिल्कुल भी शोर मत करना ताकि वो आराम कर सके। लेकिन इस वक्त उन्हें कमरे के अंदर बहुत ही जोर की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर जीवन बोल रही होती है, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, आखिर वो इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया। और इसी के साथ जीवन काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, सीनियर अब प्लीज मुझे मत रोकना, मैं इस पर्सन को किल करने वाली हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि वो पीटर के पीछे जाकर खड़ी हो गई होती है। ये देखकर पीटर बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम तो कह रही थी कि मैं उसे मारने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर जीवन बोल रही होती है, आखिर तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं बेचारी एक लाचार अंधी लड़की हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतने खतरनाक डिसाइपल को किल कर पाऊंगी? इसी के साथ साइमन जीवन से बोलता है, जीवन आखिर तुम ब्रदर के पीछे क्यों छुप रही हो? तुम मेरे पीछे आकर छुप सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो जीवन बोल रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन सीनियर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और इसी के साथ वो जब कमरे में आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि काइगा तो असलियत में यहाँ पर होता ही नहीं है और वो यहाँ से जा चुका होता है। और इसी के साथ साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर आखिर ये कहाँ पर चला गया, कहीं ये किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, क्योंकि इसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तो पीटर बोलता है, फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा और मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर गया होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रेफेल का सीन दिखाया जाता है, जो कि किसी पर्सन से बोल रहा होता है। सबसे पहले उसने ग्लोरी हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया और उसने मेरे डिसाइपल नेथेनियल को किल कर दिया, और दूसरी बार उसने स्वॉर्ड घोस्ट की शिप के ऊपर अटैक किया और उसने हमारे दूसरे डिसाइपल साइमन को किल कर दिया। लेकिन अभी तक कोई पर्सन इस बारे में पता नहीं कर पाया है कि वो पर्सन सच में पीटर था या नहीं। लेकिन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि ये सब कुछ पीटर ने ही किया है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में काइगा के नए 12 डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसी के साथ उनमें एक पर्सन बोलता है, वाओ यार, अगर ये सच में सब कुछ पीटर ही कर रहा है तो मैं भी उससे फाइट करना चाहूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि ये ओल्ड मैन आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो इतना ज्यादा फास्ट है कि वो मेरी गोलियों से बच सकता है। और इसी के साथ हम एक और डिसाइपल को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये सब कुछ पीटर कर रहा है या फिर इसके पीछे किसी और पर्सन का हाथ है, लेकिन जिस दिन वो पर्सन मुझसे टकरा गया वो उसका आखिरी दिन होगा और उसी दिन मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन इसके बाद एक और पर्सन बोलता है, भाई मसल मैन, तुम्हें क्या लगता है कि वो ओल्ड मैन कोई प्रोटीन का डब्बा है जिसे तुम पानी में घोल के पी जाओगे? भूलो मत, वो लेजेंडरी पीटर है जिसे तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी भी नहीं पकड़ सकता। तो ये सुनकर वो मसल मैन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। तो ये सुनकर वो बोल रहा होता है, तुम हमेशा ही बकवास करते रहते हो और इसलिए मैं तो बस तुम्हें खामोश करवाता हूँ, इसलिए कुछ भी ऐसा मत बोला करो जो तुम नहीं कर सकते। और शायद तुम्हें ये लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मेरे साथ फाइट हुई मैं अपने चाकू के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा छेद करूंगा कि तुम उन्हें गिन भी नहीं पाओगे। लेकिन इसी के साथ हम उस डिसाइपल को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी गन पकड़ी हुई होती है। वो बोल रहा होता है, तुम दोनों ही अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ पर एक काफी ज्यादा सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं, तो क्या तुम दोनों कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पर्सन यहाँ पर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इसी के साथ रेफिल बोल रहा होता है, डिसाइपल्स मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोग वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को चूज करके अपने डिसाइपल्स बनाया है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम लोग सिर्फ एक ओल्ड पर्सन को भी नहीं पकड़ सकते। तो रेफिल की बात सुनकर उनमें से कुछ लोग बोल रहे होते हैं, बॉस ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पर हम लोग मौजूद नहीं थे, आप फिक्र मत कीजिए, जब पीटर का हमसे सामना होगा हम लोग पीटर को किल कर देंगे। और उनमें से कुछ लोग बोल रहे होते हैं, पीटर को इतना ज्यादा कमजोर मत समझो, वो पहले भी 2 डिसाइपल्स को खत्म कर चुका है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर किसी पर्सन ने बहुत ही जोर से अटैक करके यहाँ पर दरवाजे को तोड़ दिया होता है और ये देखकर वो गन वाला पर्सन बोल रहा होता है, वाओ क्या बैडस्ट एंट्री मारी है। और हमें दिखाया जाता है कि यह असलियत में काइगा होता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और काइगा को यहाँ पर देखकर रेफेल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, काइगा तुम अभी भी जिंदा हो, चलो शुक्र है कि तुम अभी जिंदा हो। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में पता चला कि उस शिप के ऊपर पीटर ने अटैक किया था और उसने स्वॉर्ड घोस्ट को किल कर दिया है। ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी पीटर के साथ फाइट हुई थी?
आखिर पीटर कैसा है, क्या अब भी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना वो पहले था। लेकिन हम देखते हैं कि काइगा को इस वक्त राफेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोलता है, राफेल मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब तुम्हारा प्लान था? तो सुनकर राफेल बोलता है, काइगा आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। तो काइगा बोल रहा होता है, क्या वार्निंग घोस्ट ब्लीड सेक्ट को जिस पर्सन ने बर्बाद किया था वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो? क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने यामाटो गोमी को वार्निंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट के ऊपर अटैक करने का मिशन दिया था? तो सुनकर राफेल पहले तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, साइमन मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुम भूल रहे हो मैं ही तो वो पर्सन हूँ जिसने तुम लोगों को सहारा दिया था, जिसके बाद मैंने ही तुम्हें एक डिसाइपल बनने की ऑफर दी थी। तो सुनकर काइगा बोल रहा होता है, ये सब चीजें मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने ही वार्निंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट के ऊपर अटैक करवाया था? तो हम देखते हैं कि राफेल काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, हाँ वार्निंग घोस्ट ब्लेड सेक्ट के ऊपर जिस पर्सन ने अटैक करवाया था वो मैं ही हूँ। क्यों, क्या इस चीज में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर काइगा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, यहाँ पर मौजूद तमाम डिसाइपल्स मेरी बात गौर से सुनो, एक एक करके तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइगा ने अपने वेपन को निकाल लिया होता है और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, मैं इस बास्टर्ड को किल कर दूंगा और अगर तुम में से कोई भी पर्सन मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एक बेहतरीन और बेडेस्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों इस सीरीज के तमाम चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं और अब आगे जैसे जैसे चैप्टर्स रिलीज होते रहेंगे मैं 20 मिनट की वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए उसे अपलोड कर दिया करूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।